बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। हम आप सब जानते हैं 6.4 तक जो है वो कंप्लीट हो चुका था और 6.5 जो है उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। उसके क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। यहाँ पे वैल्यूज़ एक्स वाई और जी की फ़ाइंड आउट करनी है। फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का हमें पता होना ज़रूरी है वो कौन सी होती है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक साइड 90 की होती है। लिहाजा यहाँ पे हमें नहीं दी तो हमने राइट साइड ट्रायंगल 90 की ही रखनी है, यानी वो 90 का एंगल उसमें बनेगा। ए हमें यहाँ पे 30 दे दिया। 3 ही साइड एक ट्रायंगल की होती हैं और 3 ही जो है वो एंगल होते हैं। इस ट्रायंगल में एक्स वाई और जी जो हैं वो साइड्स हैं और ए बी सी जो हैं वो एंगल हैं। साइड्स में से हमें एक दिया हुआ है, एक्स और जी हमने मालूम करना है, और एंगल में से हमें 2 दिए, एक 30 का दिया हुआ है और बी जो है वो 90 का दिया है। सी हमने फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया हुआ है, यानी इस तरह से ट्रायंगल हमें दी हुई है। मैंने ये लिख लिया। डाटा जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, एंगल ए 30 है, एंगल बी जो है वो 90 है और एंगल सी 60 है। 60 बोल दिए। ये भी अपने फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। जब हम करेंगे हमें पता है एक पूरी ट्रायंगल जो होती है 180 के इक्वल होती है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 लिखेंगे। एंगल ए हमें 30 दिया, एंगल बी हमें 90 दिया हुआ है, एंगल सी हमने फाइंड करना है इज़ इक्वल टू 180। 90 और 30 को हम प्लस करेंगे 120 हो जाएगा। एंगल सी 180, इधर 120 को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस करने से हमारे पास एंगल जो सी है वो 60 आ जाएगा। लिहाजा हम इसे इधर लिख देंगे कि एंगल सी जो है वो इज़ इक्वल टू 60 है। अब इसमें जब साइड्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी वाई की दी है, एक्स और जी की मालूम करनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा पॉइंट हमें रिवाइज़ करना पड़ेगा, जो कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी उसको किया था। ये टेबल पे आ जाएंगे। ठीक है, इस टेबल में जो है ना साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ दी हैं। 30 के साथ भी, 45 के साथ, 60 के साथ भी और 90 के साथ भी दी हैं। जैसे साइन 30 जो है वो 1/2 है, साइन जो है वो 45 1/√2 है, साइन 60 जो है वो √3/2 है और साइन 90 जो है वो 1 है। इसी तरह से इनकी ये π/6, π/4, π/3, π/2 ये सारा हमें आना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम साइड्स की तरफ आ जाते हैं कि साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे। वाई की वैल्यू हमें दी हुई है, एक्स है हमारे पास और एक्स और वाई जी हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया था क्या वैल्यू हमारे पास गिवन है और क्या मालूम करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 30 ले लेंगे, यानी इसके अकॉर्डिंग इसको फाइंड करेंगे। इसके अकॉर्डिंग फाइंड करने के लिए हम इसको लिखेंगे 10 30। अब हम जानते हैं कि 10 30 इज़ इक्वल टू किसकी होता है। मैंने आप लोगों को एक फार्मूला करवाया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, तो इसमें सम पीपल हैव साइन इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। करली ब्राउन हेयर यानी कॉस इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के होता है, और टेन इज़ इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी टेन इज़ इक्वल टू प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा। तो 10 30 इज़ इक्वल टू प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस। चाहे आप यहाँ पे प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस लिखें और चाहे आप यहाँ पे x बाय y लिख लें। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, y की वैल्यू जो है वो 4 है और 10 30 की वैल्यू मैंने आपको टेबल में बताई थी कि 10 30 की वैल्यू क्या है वो आपको याद करनी पड़ेगी। 10 30 जो है वो इज़ इक्वल टू है 1/√3। तो ये हमारे पास वैल्यू है 10 की 1/√3। ठीक है, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आ जाएगा, 4 × 1 आ जाएगा, x इधर ही रहेगा, 4 1 ज़ा 4 और ये √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके √3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। लिहाजा x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, हम उसको पुट करेंगे 4/√3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद z वाला जो है हम z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो इसे भी हम जो है वो 30 की वैल्यू से करेंगे। यानी ये बाज़ दफ़ा तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस इज़ इक्वल टू, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस जो है वो प्रीपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। हम इन दोनों की वैल्यू पुट करके तीसरे की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हम इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि 30 इधर आ रहा है तो इन दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो cos 30 अगर हम लिखते हैं, cos के लिए हमारे पास
उस फार्मूले के तहत जो आपको बताया था क्या आ रहा है cos 30 यानी करली ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब बेस ओवर हेयर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस के लिए हमारे पास बेस है यहाँ पे y जो 4 दी हुई है, ठीक है, यानी y आप ऐसा करें पहले इसे पुट करेंगे y बाय z आ जाएगा। इसमें y की जगह हम पुट करेंगे वैल्यू उसकी जो 4 दी है और z हमने फाइंड आउट करना है। cos 30 की टेबुलेशन वैल्यूज़ हम देखेंगे कि क्या आएगी। cos 30 जो है वो इज़ इक्वल टू होगा √3/2, ठीक है। cos 30 इज़ इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इधर हो जाएगा, तो 4 2 8 इधर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ये z √3 हो जाएगा। z की वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ ही रहे, यानी वो वैसे ही रहेगी हमारे पास, और जो √3 है वो 8 के नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक मुझसे हो गई है, इसमें बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। cos 30 इज़ इक्वल टू 1/√3 आ रहा है। जी ये जो है इसी तरह से ही होगा। सॉरी मैंने आंसर उसका देखा तो वो मुझे रॉन्ग लगा, तो इस वजह से मैंने इसे चेक किया था। आप जो है वो ये बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है। 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, z को इससे करेंगे इधर, अब z इसी साइड पे रहेगा और √3 इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास तीसरी वैल्यू भी आ गई, यानी 3 साइड्स भी क्लियर हो गई और 3 जो है ना वो हमारे पास एंगल भी क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन है वह है ABC, जिसमें से a की वैल्यू जो दी है वो π/40 दी हुई है, सॉरी π/4 दी हुई है। इसी π/4 को मैं आपको पहले इधर चेक करना दिखाऊंगी कि आप कैसे π/4 की वैल्यू, π/4 इज़ इक्वल टू 45 के होता है, ठीक है। तो हमारा मतलब ये वाला एंगल 45 का है, ये वाला एंगल हमारा 90 का है और c हमने फाइंड करना है। इसी तरह से हमारे पास x, y और z में से एक जो है y की वैल्यू सिर्फ दी हुई है, यानी प्रीपेंडिकुलर की दी है, हमने बेस और हाइपोटेन्यूस की फ़ाइंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। इंतहाई इजी मैं आप लोगों के लिए 2 सॉल्व कर देती हूँ। आप नेक्स्ट जो है वो 2 आप खुद कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, अगर नहीं होते तो फिर मैं आपको वो भी करवा दूँगी। हमारे पास नेक्स्ट ट्रायंगल बी राइट ट्रायंगल है, यानी ऐसी एंगल जिसमें एक 45 का एंगल होता है। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन के अंदर π/4 दिया है जो इज़ इक्वल टू 45 के होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और a है, ये हमारे पास b है, इधर c है, x है, हमारे पास वैल्यू y है और z है, y इज़ इक्वल टू है √3, ठीक है। अब हमारे पास वही बात जो डाटा गिवन है वो हमारे पास कौन कौन सा है, a का एंगल दिया हुआ है, b का दिया हुआ है, c का हमने फाइंड करना है, ठीक है। गिवन डाटा में हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। गिवन डाटा के अंदर हम लिखेंगे a इज़ इक्वल टू है 45 का एंगल, फिर हम एंगल b जो है उसको लिखेंगे वो इज़ इक्वल टू 90 है, ठीक है। एंगल b इज़ इक्वल टू 90 है और एंगल c जो है वो हमने फाइंड करना है। उसके लिए हम करेंगे एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c जो इज़ इक्वल टू 180 के इक्वल होता है। पहले भी बताया एंगल a जो है वो हमारे पास 45, b है 90 और c हमने मालूम करना है। इसके लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 90 और 45 को जब हमने प्लस किया 5 आ गया, ये हमारे पास 135 आ जाएगा, ठीक है। एंगल सी इसी तरह से रहेगा 180 इधर, अब एंगल सी इधर ही है 180 है, ठीक है। ये इसको इधर दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 135 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 135 जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी जो बच जाएगा वो 45 है और लिहाजा ये वाला एंगल जो हमारे पास आ रहा है
ये 45 का एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल क्लियर हो गए हैं, अब साइड्स की बारी आ गई। ठीक है, वाई हमारे पास जो है वो √3 है। ठीक है, और हमने एक्स भी फाइंड करना है और हमने जी भी फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी अगर हम यहाँ पे tan को ले लेते हैं। ठीक है, π/4 tan π/4 मैंने आपको बताया था π/4 इज़ इक्वल टू 45 ही होता है। ठीक है, यानी tan 45 का एंगल ये हो गया, इज़ इक्वल टू ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, y/z यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे जो √3 दी है। ठीक है, सॉरी y/x आएगा, बेस लिखना था। ठीक है, मैंने गलती से हाइपोटेन्यूज की लिख दी है, बेस x है। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी, इधर हम x लिखेंगे और tan 45 की वैल्यू जो है वो इज़ इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, 1/1 हम करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज़ इक्वल टू इसके, और ये हमारे पास जो आ जाएगा ये भी √3 ही होगा। लिहाजा √3 ही हमारी y की वैल्यू है और √3 ही है जो वो हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, sin 45 लेंगे। वो किस लिए लेंगे हम sin 45, क्योंकि हमारे पास जो है वो sin 45 y/z के इक्वल होता है। तो y/z को जब लेना है तो उसके दरमियान वाले एंगल को हमने लेना है। ठीक है, तो y/z आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास √3 है, z की हमने फाइंड करनी है। sin 45 हमारे पास 1/√, जो है वो 2 होता है। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z1 ज़ा z ही हमारे पास रहेगा और यहाँ पे √2 अब इसमें हम √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी दोनों √ के अंदर हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 2 ज़ा 6 √6। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इसी तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा जूज़ और चौथा दोनों करने हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा में C 60 दिया है, A दिया नहीं हुआ एंगल और B 90 दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से आपने करना है जैसा मैंने इस वीडियो में आपको करवाया है, यानी एंगल B और C और A इज़ इक्वल टू 180 रख के तो C और B की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, दूसरी साइड पे जाएगी तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A की। इसी तरह से हमारे पास X Y और Z जो है वो है, जिसमें से गिवन सिर्फ हमारे पास Z है और हमने X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने उसी तरीके से देखना है कि cos 60 एक बार ले लेना है, एक बार sin 60 ले लेना है, फिर इसी तरह से आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए इसे सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है इसका 4 जूज़ A B और C। इसमें A 45 दिया है, B हमें 90 दिया हुआ है। हमने तीनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस करके तीसरे की वैल्यू 180 से माइनस करके फाइंड कर लेनी है। और जो बेस की वैल्यूज़ हैं उनमें भी हमारे पास y, x और z में से y गिवन है, हमने x और z की फाइंड करनी है। ठीक है, उसके लिए हम एक बार tan 45 ले लेंगे और एक बार cos 45 ले लेंगे। ठीक है, उससे हम वैल्यू पुट करके इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इनके आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन को करवाते हुए ऐसा लग रहा होता है कि हमें सारा क्वेश्चन आ गया है, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन को खुद अपने हाथों से एक बार लिख के सॉल्व नहीं करते तब तक क्वेश्चन नहीं आता। क्योंकि जब हम टीचर से समझ रहे होते हैं तो हमें लग रहा है आ गया, लेकिन जब हम टीचर से थोड़ा साइड पे हटते हैं और ख़ुद से करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस नहीं की होती, तो वो कभी किसी सूरत हमसे सॉल्व नहीं होता। तो आप कोशिश किया करें कि एक क्वेश्चन समझने के बाद बाकी ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करें। जितनी ज़्यादा मैथ में आप ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप मैथ्स में एक्सपर्ट होंगे। इंशाल्लाह आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन 1 जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बताइएगा भी कि आपने जो दोनों क्वेश्चन किए वो अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। अगर नहीं हुए मैं आपको करवा दूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।